नमस्ते सभी को। आशा करता हूं कि आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और पूर्ण आत्मविश्वास के साथ में आप तैयारी को आगे बढ़ा रहे होंगे। भारत के इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कस की एक श्रृंखला हमने चला रखी है। फर्स्ट वीडियो में हमने सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक काल से संबंधित प्रश्नों पर डिस्कस किया था। सेकेंड वीडियो पर हमने मौर्य काल गुप्त काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर अभ्यास कार्य किया है। गुप्त काल के आगे आज हमारा तीसरा वीडियो है जिसमें हम हर्षवर्धन, राजपूत काल, उसके बाद में भक्ति और सूफी मूवमेंट और मुगल काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। फ़ायदा आपको यह होगा कि प्रश्न और ऑप्शन उसका विश्लेषण के साथ ही माइंड में उस संबंधित टॉपिक आपके रिकॉल हो जाएगा। तो चलते हैं, महत्वपूर्ण श्रृंखला को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न अपना हर्षवर्धन से कि हर्षवर्धन द्वारा प्रति 5वें वर्ष महामोक्ष परिषद सम्मेलन का आयोजन कहाँ करवाया जाता था। हर्षवर्धन प्रति 5वें वर्ष महामोक्ष परिषद नामक एक सम्मेलन का आयोजन करता है और वो सम्मेलन पर्टिकुलर किसी एक स्थान पर होता है। तो वह चारों में से वो स्थान कौन सा है आपको देखना है। कन्नौज, प्रयाग, थानेश्वर और पाटलिपुत्र। तो कन्नौज में उसने एक धर्म सम्मेलन करवाया था, लेकिन प्रति 5वें वर्ष महामोक्ष परिषद नामक सम्मेलन कन्नौज में नहीं होता था। प्रयाग, तो गंगा और यमुना नदी के संगम पर जो प्रयाग है वहाँ पर प्रति 5वें वर्ष सम्मेलन होता है। सम्मेलन को महामोक्ष परिषद कहा जाता है और ऐसा कहा जाता है कि सम्मेलन में हर्ष अत्यधिक दान का कार्य किया करता था। ऐसे ही छठे सम्मेलन में चीनी यात्री हेंगसांग भी स्वयं उपस्थित हुआ था। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ब ऑप्शन प्रयाग। ठीक है। थानेश्वर हर्षवर्धन की पहली कैपिटल थी, कन्नौज हर्षवर्धन की दूसरी कैपिटल थी और पाटलिपुत्र का वैभव अब खत्म हो गया है क्योंकि पाटलिपुत्र की महत्वता मौर्य काल और गुप्त काल तक ही थी। अब पाटलिपुत्र अपना महत्व खो चुका है। तो महामोक्ष परिषद सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर होता है? प्रयाग में। टेलीग्राम पर आपको ये पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। अब वहाँ पर भी जाकर के प्रश्नों को देख सकते हो। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलें तो दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न अपना है कि चीनी यात्री हेंगसांग के संबंध में असत्य कथन को पहचानिए। चीनी यात्री हेंगसांग के संबंध में असत्य कथन को पहचानिए। 3 सही हैं हेंगसांग से रिलेटेड और एक कथन हेंगसांग से रिलेटेड गलत है। देखते हैं। हेंगसांग को तीर्थ यात्रियों का राजकुमार कहते हैं, सही बात है। हेंगसांग को वर्तमान का शाक्य मुनि भी कहते हैं। इसके अलावा हेंगसांग ने हर्षवर्धन को शिलादित्य कहा, सही बात है। हेंगसांग ने शक्रादित्य कहा था कुमारगुप्त को और शिलादित्य कहा था हर्षवर्धन को। इसने कन्नौज के धर्म सभा की अध्यक्षता की थी, सही बात है। हेंगसांग ने पाटलिपुत्र में अशोक के पत्थर के महलों को देवता व फरिश्तों के द्वारा निर्मित बताया। यह स्टेटमेंट हेंगसांग के द्वारा दिया गया नहीं है, इसलिए यहाँ पर यह ऑप्शन अपने लिए सही है। तो आपको पता हो तो चीनी यात्री जो सबसे पहले भारत में आया था उसका नाम था फायान। और फायान जब भारत में आया था तब भारत में गुप्त वंश चल रहा था और उस समय गुप्त वंश के राजा थे चंद्रगुप्त सेकंड। फायान ने अपने ग्रंथ फोक्योकी में उल्लेख किया है कि मौर्य वंश के राजा अशोक के पाटलिपुत्र में पत्थर के महल थे। उसकी अद्वितीय कलाकृति को देखते हुए शायद इनका निर्माण देवता व फरिश्तों ने करवाया होगा। यह स्टेटमेंट फायान ने दिया है, न कि हेंगसांग ने, और इसलिए यहाँ पर यह गलत हो जाता है। तो 3 आगे वाले ऑप्शन हेंगसांग से रिलेटेड सही हैं, चौथा ऑप्शन हेंगसांग से रिलेटेड गलत है। हेंगसांग ने ग्रंथ की रचना भी की थी। हेंगसांग की ग्रंथ का नाम था सीयूकी। ठीक है। हेंगसांग जब राजस्थान में आया था तब राजस्थान में गुर्जर प्रतिहार वंश का शासन था और गुर्जर प्रतिहार वंश की उस समय कैपिटल भिनमाल थी और हेंगसांग ने अपने ग्रंथ सीयूकी में भिनमाल को पीलो मोलो कहा है। हेंगसांग बेराट भी आया था, बेराट को उसने अपने ग्रंथ में परयात्र संज्ञा दी है। क्लियर है? 2 प्रश्न कर चुके हैं, तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। तीसरा प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐहोल अभिलेख कौन से राजा से संबंधित है? ऐहोल अभिलेख कौन से राजा से संबंधित है?
ऐहोल कर्नाटक का एक स्थान है, वहाँ पर अभिलेख है। वो अभिलेख कौन से राजा से संबंधित है? तो ऐहोल जो है वो चालुक्य राजाओं के अंडर में आता था और चालुक्य वंश का राजा था पुलकेशिन द्वितीय। तो ऐहोल अभिलेख कौन से राजा से रिलेटेड है? पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में रवि कीर्ति था और रवि कीर्ति ने ऐहोल में अभिलेख लिखा। क्लियर है? आगे चलते हैं। इस ऐहोल अभिलेख की मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है? तो नर्मदा नदी के तट पर 636 ईस्वी के आसपास उत्तर में हर्षवर्धन और साउथ से पुलकेशिन द्वितीय दोनों आपस में लड़ाए थे और पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराकर नर्मदा नदी के दक्षिण में विस्तार को रोका था। ये जानकारी हमको ऐहोल अभिलेख से मिलती है। ऐहोल अभिलेख का लेखक रवि कीर्ति है। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय जो चालुक्य वंश का राजा था उससे संबंधित है। क्लियर है? आगे चलते हैं। 3 प्रश्न कर चुके हैं, चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो चौथा प्रश्न अपना है, दक्षिणी भारत के मंदिर से संबंधित गलत युग्म को पहचानिए। प्रश्न को ध्यान से देखना, पूछा है गलत युग्म। तो 4 जोड़ों में से कौन सा जोड़ा है जो सही नहीं है वो अपन को छांटना है, उसको सही मानना है आंसर के लिए। तो बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु के तंजौर में है, सही बात है। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजराज प्रथम ने करवाया था। बृहदेश्वर मंदिर साउथ में द्राविड़ शैली का सबसे प्रमुख मंदिर है। कोणार्क मंदिर उड़ीसा में है, सूर्य मंदिर है। मेगुती मंदिर ऐहोल में है, जैन धर्म से संबंधित है। और रथ मंदिर कांचीपुरम में। तो अ, ब और स तीनों सही हैं, लेकिन चौथा ऑप्शन जो है वो जोड़ा यहाँ पर, वो युग्म यहाँ पर सही नहीं है, क्योंकि रथ मंदिर का निर्माण कांचीपुरम में न होकर रथ मंदिर का निर्माण महाबलीपुरम में किया गया था। कितने रथ मंदिर महाबलीपुरम में बने थे? तो 7 रथ मंदिर। और महाबलीपुरम में 7 रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो नरसिंह वर्मन ने। और नरसिंह वर्मन कौन से वंश का राजा था? तो पल्लव वंश का। तो चौथा पॉइंट वापस सुनना, पल्लव वंश के राजा नरसिंह वर्मन ने महाबलीपुरम नामक स्थान पर 7 रथ मंदिर बनाए थे, जिनको सप्त पेगोड़ा का मंदिर भी कहा जाता है। तो यहाँ पर कांचीपुरम न होकर के आंसर क्या होना चाहिए था? महाबलीपुरम, इसलिए अपने यहाँ पर ये सही है। बृहदेश्वर मंदिर याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। चोल वंश का राजा था राजराज प्रथम, भगवान शिव का मंदिर है। बृहदेश्वर मंदिर तंजौर में बना है, राजराज प्रथम ने बनाया था, इसलिए उस मंदिर को राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। उड़ीसा में कोणार्क मंदिर भगवान सूर्य से रिलेटेड है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण मंदिर है। ऐहोल में अभी अपन ने देखा कि एक अभिलेख भी है और ऐहोल में मेगुती मंदिर भी है और मेगुती मंदिर जैन धर्म से संबंधित है। 4 प्रश्न पर चर्चा हम कर चुके हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, देखना प्रश्न की प्रकृति को। दक्षिणी भारत के किस राजवंश की सबसे प्रमुख विशेषता स्थानीय स्वशासन थी? स्थानीय स्वशासन मतलब ग्रामीण स्वायत्ता। और ऐसा कौन सा भारत का राजवंश है जिसने ग्रामीण स्वतंत्रता, गांव स्तर पर शासन की स्वतंत्रता अधिक दी? तो आंसर अपने लिए सही हो जाएगा चोल वंश। चोल वंश के राजाओं ने स्थानीय स्वशासन को, ग्रामीण शासन को सर्वाधिक मान्यता प्रदान की। उर, नगरम जैसी संस्थाएं चोल काल में थी जो ग्रामीण स्वशासन को बढ़ावा देती थी। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, चोल वंश से रिलेटेड था, स्थानीय स्वशासन से रिलेटेड था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के पूर्व में पाल वंश और पाल वंश के किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की तथा नालंदा विश्वविद्यालय का पुनरुद्धार भी करवाया? चारों पाल वंश के राजा है, रामपाल, देवपाल, महिपाल, धर्मपाल। इन 4 में से किसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनाया और नालंदा विश्वविद्यालय का पुनर्निर्माण भी करवाया? तो राजा अपने लिए सही कौन सा हो जाएगा? धर्मपाल। क्लियर है? 6 प्रश्न कर चुके हैं। राजपूत काल से रिलेटेड प्रश्न चल रहे हैं। राजपूत काल का टाइमिंग भारत में 600 से 1200 ईस्वी के बीच का है और राजपूत काल के खत्म होने के बाद भारत में मुसलमानों का काल चालू होता है और मुस्लिम शासन का पहला काल भारत में है सल्तनत काल।
6 प्रश्न के बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सुमेलित करने से संबंधित है। राजपूत काल से संबंधित वंश व राजधानी में गलत युग्म को पहचानिए और चारों ऑप्शन को अच्छी तरह से देखिए। हर्षवर्धन के मरने के बाद भारत जब छोटे छोटे टुकड़ों में बटा, तब भारत के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग राजपूत राजाओं का अधिकार था। मध्य प्रदेश के आसपास चंदेल, बंगाल के आसपास पाल, गढ़वाल, सेन। अब किसकी कैपिटल कौन सी थी, उसमें गलत युग्म कौन सा है, उस पर बात करनी है। तो चंदेल वंश की कैपिटल खजुराहो थी, सही बात है। और खजुराहो में जितने भी मंदिर स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, चाहे वो कंदारिया महादेव का मंदिर हो या विष्णु का मंदिर हो, वो सभी स्ट्रक्चर चंदेल राजाओं ने बनाए। चंदेल वंश का संस्थापक कौन था, नन्नुक। चंदेल वंश के चंदेल वंश में प्रारंभिक कैपिटल कौन सी थी, महोबा। और चंदेल वंश की स्थायी कैपिटल कौन सी थी, खजुराहो। और खजुराहो में निर्माण का श्रेय चंदेल राजाओं को दिया जाता है। कंपेयर इसी से तो अपन करते हैं कि राजस्थान का खजुराहो, किराड़ू का मंदिर बाड़मेर, हाड़ौती का खजुराहो, बंडदेवरा का मंदिर बारा, और मेवाड़ का खजुराहो जगत गांव में मंदिर। फिर दूसरी बात करें चंदेल वंश की, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कि चंदेल वंश के राजाओं ने अभिलेखों में सर्वप्रथम देवनागरी लिपि का उपयोग किया। क्लियर है। तो चंदेल वंश तो यहाँ पर सुमेलित है, युग्म सही है। पाल वंश की कैपिटल थी मुंगेर। तो पाल वंश का संस्थापक कौन था, तो गोपाल। पाल वंश के महत्वपूर्ण राजा कौन थे, तो महिपाल और धर्मपाल। ठीक है। पाल वंश की कैपिटल कौन सी है, तो मुंगेर, ये भी कथन सही है। गढ़वाल वंश की राजधानी थानेश्वर, ये युग्म गलत है, क्योंकि गढ़वाल वंश की कैपिटल कन्नौज थी। गढ़वाल वंश का संस्थापक चंद्रदेव था और गढ़वाल वंश का एक प्रमुख शासक था जयचंद, जिसने तराइन के दोनों युद्धों में मोहम्मद गौरी का सहयोग किया था। तो गढ़वाल वंश की कैपिटल थानेश्वर न होकर के कन्नौज है, इसलिए यह गलत युग्म है, जबकि थानेश्वर तो हर्षवर्धन की कैपिटल थी। और सेन वंश भी पाल वंश के बाद में बंगाल में प्रारंभ होता है, और सेन वंश का संस्थापक सामंत सेन था और सेन वंश की राजधानी लखनऊती थी। क्लियर है। तो सही सुमेलित कौन सा नहीं है, गढ़वाल वंश, कैपिटल कन्नौज होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है थानेश्वर, इसलिए ये हो गया गलत युग्म। 7 प्रश्न तक पहुँच चुके हैं। अगला प्रश्न 8वां। फिर गलत युग्म को पहचानना है, और चारों देखो, एक तरफ वंश एक तरफ संस्थापक। तो अपन को ये देखना है कि दक्षिणी भारत के राजवंश संस्थापक के संबंध में गलत युग्म पहचानना है। एक तरफ वंश एक तरफ संस्थापक है, उसमें कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो देखते हैं अपन, क्या चोल वंश का संस्थापक विजयपाल था, बिल्कुल। क्या पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु था, बिल्कुल था। सिंह विष्णु के दरबार में भारवी था और भारवी ने ग्रंथ लिखा था किरात अर्जुनियम। तो चोल वंश का संस्थापक विजयपाल, पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु, दोनों सही है। चालुक्य वंश का संस्थापक पुलकेशिन फर्स्ट था, यह भी सही है। तो गलत युग्म अपने पास में कौन सा हो गया, राष्ट्रकूट वंश। और राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक तेलप सेकंड नहीं था, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था दंती दुर्ग। क्लियर है। तो यहाँ पर दंती दुर्ग होना चाहिए, लेकिन गलत युग्म है, इसलिए यहाँ पर तेलप सेकंड दे रखा है। 8 प्रश्न तक पहुंच चुके हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न, भक्ति आंदोलन के आचार्य, भक्ति आंदोलन संत आचार्य उसी पर जुड़ा रहेगा। तो भक्ति आंदोलन के आचार्य व उनके द्वारा दिए गए सिद्धांत के संबंध में गलत युग्म को पहचानिए। एक तरफ भक्ति आंदोलन के संत हैं, आचार्य हैं, और एक तरफ उनके द्वारा दिया गया ठोट है, वाद है, सिद्धांत है। तो भाई गलत कौन सा है वो देखना है। मध्वाचार्य ने कौन सा वाद दिया था, द्वैतवाद दिया था, सही है। शंकराचार्य ने अद्वैतवाद दिया था, सही है। और शंकराचार्य के अद्वैतवाद पर उपनिषद और बौद्ध धर्म का प्रभाव दिखाई देता है। शंकराचार्य ने भारत में 4 मठों की स्थापना की थी। रामानुजाचार्य के द्वारा विशिष्ट द्वैतवाद दिया गया, सही है। और निम्बरकाचार्य के द्वारा शुद्धाद्वैतवाद दिया गया, ये गलत है, क्योंकि शुद्धाद्वैतवाद जो दिया था वो वल्लभाचार्य ने दिया था। और निम्बरकाचार्य का जो सिद्धांत था वो द्वैताद्वैतवाद था। तो यहाँ पर निम्बरकाचार्य के आगे द्वैताद्वैतवाद होना चाहिए था, लेकिन निम्बरकाचार्य के आगे शुद्धाद्वैतवाद है। तो शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य से रिलेटेड है और निम्बरकाचार्य का द्वैताद्वैतवाद होना चाहिए। क्लियर है।
इसको आप मध्वाचार्य, शंकराचार्य, निम्बर्काचार्य, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य और उनके आगे उनके वाद लिख करके आपको क्लियर करना पड़ेगा। यह प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कई बार इस प्रश्न को पूछा गया है। 9 प्रश्न तक पहुंच चुके हैं। अगला प्रश्न हम देख रहे हैं 10वां प्रश्न, यह भी भक्ति आंदोलन से रिलेटेड है। 10वां प्रश्न, ध्यान से प्रश्नों को पहले देखिए। प्रश्न अपना है कि महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न टाइप आगे नहीं हुआ तो आगे प्रश्नों को भी सुन लीजिए और 4 ऑप्शन को देख करके गलत ऑप्शन का चयन कीजिए। तो गलत युग्म को पहचानना है, गलत लाइन को पहचानना है। 3 सही है, 1 गलत है। कौन सी गलत है वो देखना है। किससे बिलोंग करके? महाराष्ट्र से बिलोंग करके। करें स्टार्ट, आ जाइए। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के जनक संत ज्ञानेश्वर हैं, बिल्कुल सही बात है। संत ज्ञानेश्वर ने भगवद गीता पर मराठी में टीका लिखी। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के जनक संत ज्ञानेश्वर हैं। महाराष्ट्र में जितने भी संत हुए वो संत 2 संप्रदायों में बटे हुए थे, एक वारकरी और एक धरकरी, ये भी सही है। तीसरा, तुकाराम करके एक संत थे जिन्होंने महाराष्ट्र में वारकरी संप्रदाय की स्थापना की थी, ये भी सही है। तब तो बचा ही क्या, लास्ट ही बचा, तो वही गलत है। तो अपने लिए आंसर सही कौन सा हो जाएगा? चौथा, क्योंकि जो रामदास थे, समर्थ गुरु रामदास, वो वारकरी संप्रदाय से संबंधित न होकर के धरकरी संप्रदाय से संबंधित थे। और रामदास ने ग्रंथ लिखा है दासबोध, और रामदास महाराष्ट्र के प्रमुख व्यक्ति शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे। क्लियर है? अब वारकरी और धरकरी क्या है? तो भगवान राम को मानने वाले संत धरकरी कहलाते हैं और भगवान विष्णु को मानने वाले संत वारकरी कहलाते हैं। और भगवान विष्णु को वहाँ पर विठोबा के नाम से जाना जाता है। विठोबा का मंदिर महाराष्ट्र के पंढरपुर गांव में है, इसलिए कभी कभी महाराष्ट्र के भक्ति आंदोलन को पंढरपुर भक्ति आंदोलन भी कहा जाता है। तो महाराष्ट्र में ज्ञानेश्वर जनक हो गए, पहली बात क्लियर हो गई। महाराष्ट्र में 2 संप्रदाय बने, राम और कृष्ण के। राम का संप्रदाय धरकरी और कृष्ण या विष्णु का संप्रदाय वारकरी। वारकरी को एस्टेब्लिश करने का काम तुकाराम ने किया। वारकरी संप्रदाय की प्रमुख पीठ या प्रमुख स्थान पंढरपुर गांव था और रामदास धरकरी संप्रदाय के थे और रामदास ने दासबोध ग्रंथ की रचना की। रामदास शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे। क्लियर है? आगे चलते हैं। 10 प्रश्न हो चुके हैं, भक्ति आंदोलन से संबंधित प्रश्नों पर डिस्कस चल रही है। अगला प्रश्न, भक्ति आंदोलन के प्रथम संत जिन्होंने अपने सिद्धांतों का प्रचार हिंदी भाषा में किया, ऑप्शन है 4। कौन से ऐसे संत हैं जिन्होंने हिंदी भाषा में प्रचार किया लेकिन आगे प्रथम भी लिखा हुआ है? तो प्रथम संत पहचानना जिन्होंने उपदेशों को हिंदी में स्टार्ट किया। पहला ऑप्शन है रामानुजाचार्य, दूसरा ऑप्शन है रामानंद, तीसरा ऑप्शन है कबीरदास और चौथा ऑप्शन है वल्लभाचार्य। तो आंसर तक पहले पहुंच जाते हैं, फिर 4 ऑप्शन के बारे में थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। तो आंसर है रामानंद। भक्ति आंदोलन को प्रारंभ करने का श्रेय रामानुजाचार्य को दिया जाता है। सुनना एक एक बात को, पॉइंट पूरे। रामानुजाचार्य साउथ से बिलोंग करते थे, तो भक्ति आंदोलन स्टार्ट हुआ दक्षिणी भारत में और दक्षिणी भारत में भक्ति आंदोलन को स्टार्ट करने का श्रेय दिया जाता है रामानुजाचार्य को। रामानुजाचार्य ने श्री संप्रदाय की स्थापना की थी और आगे जाकर के श्री संप्रदाय में दीक्षित हो गए रामानंद। तो साउथ में जो भक्ति मूवमेंट चल रहा था, साउथ की श्री संप्रदाय से जुड़ गए रामानंद। रामानंद बिलोंग करते थे इलाहाबाद से, प्रयाग से, उत्तर प्रदेश से। तो साउथ की भक्ति मूवमेंट को खींच करके ले आए नॉर्थ में, उत्तर में। तो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को लाने का श्रेय रामानंद को दिया जाता है। और रामानंद को लगा कि उत्तरी भारत के अधिकांश लोग हिंदी बोलते हैं, तो उन्होंने अपने उपदेशों की भाषा हिंदी चुनी, इसलिए वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए। रामानंद के 12 प्रमुख शिष्य हुए थे, जिसमें कबीर, रैदास, धन्ना, पीपा, ये सभी थे। तो हिंदी में उपदेश देने की परंपरा किसने स्टार्ट की है? रामानंद ने। उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन के जनक कौन है? रामानंद। रामानंद कौन से संप्रदाय के से संबंधित थे? श्री संप्रदाय से। श्री संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? रामानुजाचार्य ने। रामानुजाचार्य कौन है? तो साउथ में भक्ति आंदोलन के जनक। साउथ में कहो तो भी, भारत में कहो तो भी, बात एक ही है।
फिर कबीरदास की बात करें तो रामानंद के 12 शिष्यों में प्रमुख शिष्य थे। 1398 में जन्म हुआ था, 1518 में मृत्यु हुई थी। काशी में जन्म हुआ था, मगहर में उनकी मृत्यु हुई थी। साखी, सबद व रेमेनी नामक काव्यों की रचना की थी। कबीर जब मर गए तो उनके बाद उनके शिष्य थे धर्मदास, उन्होंने कबीर की रचनाओं का संग्रह बीजक नामक ग्रंथ में किया था। कबीर निर्गुण परंपरा के संत थे। उसके बाद वल्लभाचार्य, तो वल्लभाचार्य का वाद मैंने आपको बताया था, शुद्धाद्वैतवाद था, क्लियर है। और वल्लभाचार्य के बाद में वल्लभ संप्रदाय बना था, और वल्लभ संप्रदाय की पहले पीठ वृंदावन में थी, लेकिन वर्तमान में इसकी पीठ नाथद्वारा में है। बात हो गई क्लियर। 11 प्रश्न सोल्व कर दिए हैं। तो हिंदी भाषा में प्रथम व्यक्ति जिसने उपदेशों का प्रचार किया रामानंद हो गए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। और अगला प्रश्न भक्ति के बाद में सूफी मूवमेंट से उठाया हुआ। शाहजहां के 4 पुत्र थे, जिसमें सबसे बड़ा पुत्र था दारा। किस सूफी सिलसिले का अनुयायी था? दारा किस सूफी सिलसिले का अनुयायी था? चिश्ती, फिरदौसी, सत्तारी और कादिरी। भारत में 5 प्रमुख सूफी सिलसिले थे, जिसमें सबसे प्रमुख था चिश्ती, उसके बाद सबसे प्रमुख था चिश्ती के बाद में फिरदौसी, सत्तारी और कादरी, और एक था सोहरावर्दी। तो शाहजहां का पुत्र दारा किस सूफी सिलसिले से प्रभावित था? तो कादरी सिलसिले से। किससे प्रभावित था? कादरी सिलसिला। दारा बहुत विद्वान था। 52 उपनिषदों को पढ़ करके 52 उपनिषदों का अनुवाद सिर-ए-अकबर नामक ग्रंथ में किया था। ठीक है। दारा के बारे में आपको पता ही है कि शाहजहां के बीमार होने के बाद में जब शाहजहां के चारों पुत्र आपस में लड़ाते हैं, तो शाहजहां का पुत्र दारा और शाहजहां का छोटा पुत्र औरंगजेब के बीच में लड़ाई होती है, जिसमें दोहराई के युद्ध में निर्णायक रूप से औरंगजेब दारा को हरा करके भारत का सम्राट बनता है, भारत का राजा बनता है। 12 प्रश्न तक हो चुके हैं। 13वां प्रश्न, बहाउद्दीन ज़कारिया को किसने शेख उल इस्लाम की उपाधि से सम्मानित किया? चिश्ती सिलसिले में एक सिलसिला आता है सोहरावर्दी सिलसिला, और सोहरावर्दी सिलसिले से संबंधित एक संत है बहाउद्दीन ज़कारिया, जिनका प्रमुख केंद्र था मुल्तान। कौन सा राजा था भारत का जिसने सोहरावर्दी सिलसिले के संत बहाउद्दीन ज़कारिया को शेख उल इस्लाम की उपाधि या पद दिया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, इल्तुतमिश और हुमायूं। आंसर अपने लिए हो जाएगा इल्तुतमिश। ठीक है। तो इससे यह भी पता चल गया कि सोहरावर्दी सिलसिला राजकीय संरक्षण प्राप्त करता था, लेकिन इसके अपोजिट जो चिश्ती सिलसिला था वो राजकीय संरक्षण को प्राप्त नहीं करता था। क्लियर है। 13 प्रश्न हो चुके हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो फतेहपुर सिकरी की किस इमारत को पर्सी ब्राउन ने मुगल स्थापत्य कला का रत्न कहा है? फतेहपुर सिकरी की किस इमारत को पर्सी ब्राउन ने मुगल स्थापत्य कला का रत्न कहा है? तो वापस आइए। फतेहपुर सिकरी आगरा के पास में एक स्थान है। अकबर ने 1571 से 1585 तक फतेहपुर सिकरी को मुगल साम्राज्य की कैपिटल बनाई थी। फतेहपुर सिकरी का नक्शा बहाउद्दीन ने बनाया था, और फतेहपुर सिकरी में बहुत सारी इमारतें बनी थी, जिसमें जोधाबाई का महल, जामा मस्जिद, तुर्की सुल्ताना की कोठी, जोधाबाई का महल, पंचमहल, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह, ये प्रमुख जो इमारतें हैं वो फतेहपुर सिकरी में हैं। और इस फतेहपुर सिकरी की इतनी सभी इमारतों को एक इतिहासकार ने देखा, और इतिहासकार ने उस इमारत को कहा कि मुगल स्थापत्य कला का रत्न है, मतलब बेहतरीन है इसकी कलाकृति, बेहतरीन है इसकी वास्तुकला। तो कौन सी इमारत को कहा था? तो उस इमारत का नाम है तुर्की सुल्ताना की कोठी को पर्सी ब्राउन ने मुगल स्थापत्य कला का रत्न कहा है। क्लियर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस इमारत पर आमिर खुसरो की प्रसिद्ध पंक्ति अगर पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है अंकित है? गर फिरदौसी ज़मीरस्त हमियस्त हमियस्त हमियस्त, इस तरह से फारसी की पंक्ति है। इसका हिंदी ट्रांसलेट होता है कि अगर पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है तो वो यही है, यही है, यही है। आमिर खुसरो की ये पंक्ति
मुगल काल में बनी इमारतों में कौन सी इमारत पर उत्कीर्ण है? तो आगरा के ताजमहल पर, दिल्ली के लाल किले के दीवाने खास इमारत पर, फतेहपुर सिकरी के बुलंद दरवाजे पर और फतेहपुर सिकरी के दीवाने आम इमारत पर। चारों में से आपको ऑप्शन चूज करना है जिस पर ये पंक्ति अंकित है। तो ऑप्शन हो जाएगा अपने पास में ब, दिल्ली के लाल किले के दीवाने खास इमारत पर यह पंक्ति अंकित है। तो दिल्ली का लाल किला किसने बनाया? शाहजहां ने बनाया। लाल किले की खास बात क्या है? तो दीवाने आम और दीवाने खास दो इमारतें हैं। दीवाने आम में तख्ते ताउस रखा गया है और तख्ते ताउस रखा जाता था और दीवाने खास में आमिर खुसरो की ये पंक्तियाँ उत्कीर्ण थी। 16 प्रश्न तक हो चुके हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न अपना है, अकबर के सामाजिक कार्यों के संबंध में सही कथन है। अकबर के सामाजिक कार्यों के संबंध में सही कथन है। सही आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो 1562 में दास प्रथा का अंत किया, 1564 में जजिया कर समाप्त किया, 1563 में तीर्थ यात्रा कर का अंत किया। उपयुक्त सभी सही हैं। तो सभी कथन सही हैं। 62 में दास प्रथा समाप्त, 63 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त और 64 में जजिया कर समाप्त। क्लियर है? आगे चलते हैं। तो यहाँ पर उपयुक्त सभी कथन सही हैं। 17 के बाद में 18वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। मोहम्मद साकी मुस्तैद खां की रचना, मोहम्मद साकी मुस्तैद खां की रचना महासिर-ए-आलमगीरी को किसने मुगल राज्य का गजेटियर की संज्ञा दी है? गजेटियर मतलब पूरा का पूरा मुगल काल का एनसाइक्लोपीडिया वहां पर आपको मिल जाएगा। मुगल काल की हर छोटी बड़ी जानकारी आपको इस ग्रंथ में मिल जाएगी। तो मुगल काल का गजेटियर की उपाधि एक ग्रंथ को मिली है और ग्रंथ का नाम है महासिर-ए-आलमगीरी। ग्रंथ के रचनाकार है मोहम्मद साकी मुस्तैद खां और मोहम्मद साकी मुस्तैद खां की रचना को गजेटियर कहने वाले इतिहासकार कौन है? 4 ऑप्शन है और इतिहासकार अपने पास में है जदुनाथ सरकार, जदुनाथ सरकार। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न अपने पास में है मुगल काल की इमारत, मुगल काल की इमारत जिस पर पित्रा ड्यूरा शैली का प्रयोग हुआ है। पित्रा ड्यूरा शैली का प्रथम प्रयोग हुआ है। तो पहले तो यह देखो कि पित्रा ड्यूरा शैली होता क्या है। तो संगमरमर की दीवारों पर सोने की नक्काशी पित्रा ड्यूरा शैली कहलाती है। एतमाउद्दौला का मकबरा, एतमाउद्दौला का मूल नाम ग्यास बेग था। ग्यास बेग का मकबरा आगरा में है। एतमाउद्दौला या ग्यास बेग का मकबरा नूरजहां ने बनाया है क्योंकि नूरजहां के पिता का नाम एतमाउद्दौला था या ग्यास बेग था। ग्यास बेग की उपाधि है एतमाउद्दौला। नूरजहां ने अपने पिता के मरने पर उनके मकबरे पर जो संगमरमर था उस पर सोने चांदी की नक्काशी करवाई, पित्रा ड्यूरा शैली का प्रयोग किया। तो आंसर अपने लिए सही कौन सा हो जाएगा? एतमाउद्दौला का मकबरा। कहां पर है? आगरा में। किसने बनाया? नूरजहां ने। कौन है? नूरजहां के पिता। मूल नाम क्या है? ग्यास बेग। एतमाउद्दौला क्या है? उपाधि। किसने दी है? जागीर ने। जागीर और ग्यास बेग का संबंध क्या था? तो जागीर के ससुर थे ग्यास बेग। क्लियर है? हुमायूं का मकबरा मोस्ट इंपोर्टेंट है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। हुमायूं का मकबरा 4 बाग शैली में बना हुआ भारत का पहला मकबरा या पहली इमारत है। चारों तरफ बाग और बीच में मकबरा। दोहरे गुंबद का बना भारत में पहला मकबरा भी कौन सा है? हुमायूं का मकबरा। और हुमायूं के मकबरे को ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है। यानी ताजमहल बनाने की प्रेरणा हुमायूं के मकबरे को देख करके मिली है। तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। दूसरी बात, हुमायूं का मकबरा 4 बाग शैली में बना हुआ, दोहरे गुंबद का प्रयोग उसमें हुआ है। ताजमहल का पूर्वगामी है अकबर का मकबरा। अकबर के मकबरे की बात करें तो अकबर का जो मकबरा है वो बौद्ध पिरामिडों से मिलता जुलता है। तो बौद्ध पिरामिडों से मिलता जुलता मकबरा कौन सा है? तो अकबर का मकबरा। ठीक है। फिर लास्ट था रबिया-उद-दौरानी का मकबरा। तो रबिया-उद-दौरानी के मकबरे की खास बात क्या है? तो रबिया-उद-दौरानी औरंगजेब की बेगम थी। रबिया-उद-दौरानी की मृत्यु हुई, औरंगजेब
ने औरंगाबाद में रबिया-उद दौरानी का मकबरा बनाया, जिसको बीबी का मकबरा कहते हैं। रबिया-उद दौरानी का मकबरा जब औरंगाबाद में बनाया जा रहा था, तब ताजमहल की नकल की जा रही थी उस मकबरे पर। तो ताजमहल की फुहड़ नकल रबिया-उद दौरानी के मकबरे को या बीवी के मकबरे को कहते हैं, और सेकंड ताजमहल भारत का भी बीवी के मकबरे को कहते हैं। तो इस तरह से हमने भारत के इतिहास में हर्षवर्धन, राजपूत काल, भक्ति सूफी मूवमेंट और मुगल काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कस की। ये तीसरा वीडियो था। पहले वीडियो में सिंधु घाटी वैदिक काल, दूसरे में मौर्य गुप्त और तीसरे में संबंधित टॉपिक के प्रश्नों पर हम डिस्कस कर चुके हैं। अगले वीडियो में हम 1857 की क्रांति और उसके आगे के टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। आप अपनी तैयारी को जारी रखें, जोश ऊर्जा के साथ में युद्ध के मैदान में बने रहें। सफलता आपको निश्चित मिलेगी, इसलिए आत्मविश्वास बनाए रखें और पूर्ण मनोयोग से अध्ययन करते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।